हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को। इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और हिंदी का के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके पहले बहुत सारे है ना देख लिए हैं, है ना। सीडीपी का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से और मॉर्निंग शिफ्ट के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए देखते हैं ये अगला, है ना। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कहावत का अर्थ है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इस कहावत का क्या अर्थ है, ठीक है। गेहूं के साथ घुन पीसना। तो मुफ्त की चीज का दाम क्या आंकना, या दोषी निर्दोष को दोषी ठहराए, ठीक है। जो दोषी है वह निर्दोष को ही दोषी ठहराए। या फिर दोहरा लाभ, ठीक है। या फिर बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आप भी बता सकते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ना। आपको आंसर पता रहता है तो आप बताते जाइएगा मेरे साथ, ठीक है। कमेंट करते जाइएगा। चलिए, बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं, सही उत्तर यह है, ठीक है। बुरे के संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ध्वनियों के मेल से, जैसे क एक ध्वनि है, ठीक है। म एक ध्वनि है, ठीक है। इस प्रकार से एक नहीं, क और म ये सब तो वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इनको भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम ध्वनि कैसे बोलेंगे, अ, ठीक है, और ई, ठीक है। बड़ा ई की मात्रा, ठीक है ना। सॉरी, अक्षर है वो, ठीक है। स्वर है या ध्वनि है। तो इस प्रकार से अगर हम दो तीन ध्वनियों को मिलाएं, जैसे कि ई और म, ठीक है, म और ल, और उसमें बड़ाई की मात्रा, तो इमली, है ना। इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ध्वनियों के, बहुत सारे ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, है ना, ये एक वर्ण का समुदाय हो गया और ये सार्थक अर्थ भी दे रहा है। तो इस प्रकार के वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, अक्षर या वाक्य या अर्थ या शब्द, ठीक है। तो सभी जानते हैं इसको क्या बोलेंगे, शब्द, है ना। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, वर्ण का एक ग्रुप है, समुदाय है, ठीक है। तो शब्द ही तो बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिंगार शब्द का तत्सम रूप होगा। सिंगार शब्द का तत्सम रूप, तय सिंगार होगा या श्रृंगार होगा या श्रृंगार होगा या इनमें से कोई नहीं, है ना। यह भी इजी है, देख करके ही आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर होगा श्रृंगार, है ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अज शब्द का अनेकार्थक मतलब ये यहाँ पर जो चार शब्द दिए हैं, इनमें से किसका मीनिंग अज जैसा नहीं होता, या फिर अज का मीनिंग इनमें से किसके जैसा नहीं होता, ठीक है। उस सार्थक शब्द नहीं है पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो ब्रह्मा, कामधेनु, बकरी या बकरा, ठीक है, किसका जो है नहीं होता मीनिंग अज, है ना, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मा होता है, कामधेनु भी होता है और बकरा भी होता है, ठीक है। लेकिन बकरी नहीं होता। अज मतलब बकरी नहीं होता है, अज मतलब ब्रह्मा होता है, कामधेनु होता है और बकरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, अज मतलब बकरी नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय या यत प्रत्यय या यत प्रत्यय या नियत प्रत्यय, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रत्यय है इंसानियत में, ठीक है। तो देखिए, इंसानियत में क्या है, इंसान, इंसान और ईयत, है ना, ईयत, ठीक है। इंसान और ईयत मतलब ईयत प्रत्यय लगा हुआ है। इंसानियत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ईयत प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भानु
है ना, सूर्य जो होता है हम जानते हैं, तो उसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है वह ढूंढना है हमको, ठीक है। इनमें से कौन सा भानु का पर्याय नहीं है, ठीक है। तो अर्क होता है, ठीक है, भानु मतलब अर्क भी होता है। मार्तंड, तो यह तो सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो यह भी होता है। दिनेश, दिन का ईश है ना, मतलब सुबह करने वाला, या दिनकर या भास्कर, या है ना दिन का ईश दिनेश है ना, यह भी सूर्य का पर्यायवाची ही है, ठीक है, यानी भानु का ही। लेकिन उडुपति है ना, यह नहीं है, ठीक है, उडुपति नहीं है भानु का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, कारक चिन्हों को कहते हैं, ठीक है, कारक चिन्हों को क्या कहते हैं, ठीक है। जो कारक होते हैं विभक्ति से संबंधित, जैसे कर्ता, ने, कर्म का जो है को, है ना, में, से, पे, पर, है ना, इस प्रकार से जो आते हैं कारक चिन्ह, उनको क्या कहते हैं? वचन या परसर्ग या विशेषण या सर्वनाम, है ना। तो यह भी इजी है, ठीक है। क्या बोलेंगे कमेंट करके बताइए, मेरे को आंसर पता रहता है तो, ठीक है। और इजी प्रश्न है, उसको बोलते हैं परसर्ग, ठीक है। कारक चिन्हों को क्या बोलते हैं? परसर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध किसे कहते हैं, ठीक है। जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों, या कर्म एवं कर्ता के प्रयोग को, या फिर संज्ञा और विशेषण के प्रयोग को, या इनमें से कोई नहीं, किसको बोलेंगे पदबंध, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी इजी ही है ना, देख करके ऑप्शन को देख करके ही स्पष्ट हो जा रहा है। जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों तो उसको बोलते हैं पदबंध, ठीक है। जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों तो उसको क्या बोलते हैं? पदबंध, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है या मजाक करता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? वह पढ़ता है या मजाक करता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से यह कौन सा वाक्य है, यह हमको है ना आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। वह पढ़ता है या मजाक करता है, ठीक है। तो विधि सूचक है या प्रश्नवाचक है या अनुज्ञा है, अनुज्ञा वाक्य, या संदेहार्थक वाक्य है, ठीक है। तो वह पढ़ता है या मजाक करता है, ठीक है। प्रश्नवाचक लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर, ठीक है। वह पढ़ता है या मजाक करता है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, या वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, या लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए, ठीक है। तो विराम चिन्हों की आवश्यकता किसके लिए होती है? जी प्रश्न है ना, देख करके ही आप बता सकते हैं। उपर्युक्त सभी के लिए, है ना, विराम चिन्हों की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो सभी के लिए, मतलब भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भी विराम चिन्ह लगाना आवश्यक है ना। हम पढ़ते जा रहे हैं, कहीं रुकने का भाव है, या कहीं क्रोध का है, कहीं आश्चर्य का है, तो उस प्रकार के विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो है ना, कहीं प्रश्न पूछने का भाव है, तो इस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो विराम चिन्ह भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भी आवश्यक है, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए भी, और लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए भी, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक मतलब दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक चिन्ह है उसका प्रयोग होता है। तो इनमें से, है ना, यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, या संबोधन के लिए, या फिर वाक्य की समाप्ति के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया, योजक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, योजक मतलब जोड़ना, योजक मतलब जोड़ने वाला जो सब चिन्ह होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
योजक चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। ठीक है, ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हिंदी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इंग्लिश और उसके बाद साइंस है ना, ईवीएस जो भी है इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे के प्रश्न में आगे के वीडियो में देखेंगे इंग्लिश वाला। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू, नमस्ते।